I am Lokendra Kumar. Once again, welcome you on electro classes. In last lecture, we will discuss about the series resonance and we perform the some numericals based on the series resonance. Now, the today lecture is based on the parallel resonance. तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7, दैट इज पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस पढ़ने से पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या थी। तो रेजोनेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट get match with the supply frequency, the electrical circuit start resonating with maximum amplitude at particular frequency. This condition is known as the resonance. तो अब आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो इस रेजोनेंस को हम अप्लाई करते हैं पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल सर्किट हमने कंसिडर किया है जिसमें आपके पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है और एक हमने लॉसलेस कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस आपका C है। उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का है जिसका वोल्टेज V है और सप्लाई अप्लाई करने के बाद एक करंट आपकी I फ्लो करी है। ये करंट आपकी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एक आपकी L ब्रांच में जिसको हमने IL बोला है और एक आपके कैपेसिटर ब्रांच में जिसको आपने IC बोला है। आपको पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी पता होगी कि पैरेलल सर्किट में जितनी भी ब्रांचें आपकी पैरेलल में होती हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, बट ईच ब्रांच में जो करंट होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। तो अगर मैं इस सर्किट के लिए सबसे पहले अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आपको पता है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज आपका सेम होता है, तो हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया। अब आरएल सर्किट में जब हम वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट जो है वो आरएल सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से फाई एंगल लैग करती है। तो हमने ये आई एल ड्रॉ कर दिया जो आपकी फाई एल एंगल से लैग कर रही है। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होती है वो 90 डिग्री लीड करती है, तो ये हमने यह 90 डिग्री लीड करते हुए दिखाई। अब ये जो हमारे पास करंट IL है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी। तो ये जो करंट का कंपोनेंट होगा दैट इज IL साइन फाई L और ये हो जाएगा आपके पास IL cos फाई L। तो रेजोनेंस आपके सर्किट में तभी अकर करता है जब आपका जो आउटपुट हो वो इनपुट के साथ टाइम इन फेज में आ जाए। मीन जब आपके सिस्टम में ये जो अप्लाइड वोल्टेज है और ये वाली जो करंट है केवल ये फ्लो करे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाली करंट इस करंट के इक्वल हो जाएगी तो केवल ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो करंट बचेगी वो IL cos फाई L बचेगी। ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपके पास सीरीज RLC सर्किट में जो कंडीशन थी XL इक्वल टू XC, यहां कंडीशन क्या होने वाली है कि अगर करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट इफ द रिएक्टिव कंपोनेंट इज 0, अगर रिएक्टिव कंपोनेंट आपका 0 हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका सिस्टम में रेजोनेंस अकर करेगा इन पैरेलल RLC सर्किट में। तो अगर मैं यहां लिखता हूं IL साइन फाई L, ठीक है जी। तो IC की अगर हम वैल्यू लिखें तो लिखी जाएगी क्या, V अपॉन
XC। IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपॉन ZL। क्यों? क्योंकि यहां जो आपके पास इंपिडेंस होगा वो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हमने लिख लिया ZL। साइन फाई होता है आपका XL अपॉन ZL। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ZL स्क्वायर इक्वल टू XL इंटू XC। ZL स्क्वायर इक्वल टू XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ZL स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा L अपॉन C। Z की वैल्यू होती है आपके पास, इधर मैं लिख देता हूं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी आपके पास R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू L अपॉन C, और ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा R स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। अब मैं अगर ओमेगा R स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो L अपॉन L स्क्वायर C माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो एक L से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा R इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा R की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाएगी 2 पाई एफ आर इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो यहां से एफ आर की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 1 अपॉन, इसको रब करते हैं एक बार, तो एफ आर की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये आपका शो करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट। तो अगर आपको पैरेलल सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन आता है तो आप ये डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ अगर वो पूछता है करंट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस, तो करंट एट रेजोनेंस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई एल कॉस फाई एल। आई एल की वैल्यू की बात करें हम तो V अपॉन जेड एल, V अपॉन जेड एल, और कॉस फाई की वैल्यू R अपॉन जेड एल, ठीक है जी। तो और जेड एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी। यहां हम निकाल चुके हैं जेड एल इक्वल टू एल अपॉन सी। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है V अपॉन आर इंटू एल अपॉन सी, और अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो V अपॉन एल अपॉन सी आर। ये आती है आपकी करंट एट रेजोनेंस। अगर हम इसकी बात करें तो I इक्वल टू आया आपके पास, I इक्वल टू हुआ V अपॉन एल अपॉन सी आर। ये जो टर्म है एल अपॉन सी आर ये कहलाती है आपकी जेड डी, दैट इज द डायनामिक इम्पीडेंस। यानी कि जेड डी हो गया आपका डायनामिक इम्पीडेंस, और ये डायनामिक इम्पीडेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइन एज इट इज द इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। व्हेन सर्किट में रेजोनेंस अकर करता है उस कंडीशन में जो इंपीडेंस अकर करता है पैरेलल सर्किट में उसको हम बोलते हैं डायनामिक इंपीडेंस, ठीक है जी। अब जो आपका पैरेलल रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस, उसको हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? रिजेक्टर सर्किट। तो रिजेक्टर सर्किट हम इसलिए बोलते हैं जब आपके पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस अकर करता है तो उस कंडीशन में जो इंपीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, डेंस इज मैक्सिमम। इंपीडेंस अगर मैक्सिमम होगा तो करंट आपकी मिनिमम होगी। करंट मिनिमम होगी मीन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मीन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके सिस्टम से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगी, मीन ऑलमोस्ट सिग्नल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से हम इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। दूसरा, पैरेलल रेजोनेंस को हम करंट रेजोनेंस बोलते हैं। तो करंट रेजोनेंस किसको बोलते हैं? पैरेलल रेजोनेंस को। तो करंट रेजोनेंस हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके सर्किट में यहां ये जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी आरएल ब्रांच और सी ब्रांच के बीच में, तो वो आपका क्या होगा? सर्कुलेटिंग करंट होगी। ये सर्कुलेटिंग करंट जो है ये आपकी सप्लाई करंट से मैनी टाइम्स होती है, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं करंट रेजोनेंस। अब बात आती है कि पैरेलल सर्किट में क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है। तो क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट में आपका शो करता है करंट मैग्निफिकेशन को। करंट मैग्निफिकेशन क्या होता है? करंट जो फ्लो कर रही है एल और सी ब्रांच की टू द सप्लाई करंट। तो यहां से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो Q इज इक्वल टू आई एल अपॉन आई सप्लाई। तो यहां से हमने निकाला Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। क्यू फैक्टर की जो वैल्यू है वो फिर आपकी सेम अकर होती है, ठीक है? तो जो पैरेलल सर्किट है उसमें आपका इतना ही है, ठीक है? तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।